क्या जूनियर डॉक्टर का कत्ल अकेले संजय राय ने किया? क्या इस कत्ल के पीछे मकसद रेप था? क्या विरोध करने पर संजय राय ने उसका गला घोटा? क्या जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर तमाम जख्म विरोध के दौरान गुत्थम गुत्थी के दौरान आए? क्या ये कत्ल सेमिनार हॉल के अंदर ही हुआ, या ये रेप है या गैंग रेप है? लाश सुबह 6 बजे देखी गई, फिर अगले 3 घंटे तक पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई? लाश मिलने के करीब 5 घंटे बाद घर वालों को खबर क्यों दी गई? घर वालों को खुदकुशी की बात क्यों कही गई? लाश की खबर सुबह 7 बजे मिलने के बाद अगले 2 घंटे तक यानी सुबह 9 बजे तक आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने क्या क्या किया, किस किस से बात की? शुरुआत में कोलकाता पुलिस के बुलाने के बावजूद प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तीसरी मंजिल पर ही सेमिनार हॉल के करीब अचानक कंस्ट्रक्शन का काम क्यों शुरू हुआ? अब जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर चेहरे से लेकर पैर तक जख्मों के निशान थे, जिस्म के निचले हिस्से के कपड़े गायब थे, तो फिर शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने किसके कहने पर अननेचुरल डेथ यानी अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया, जबकि लाश को देखकर कोई भी ये बता सकता है कि मामला रेप और मर्डर का है? कोलकाता हाई कोर्ट तक ने इस बात पर कोलकाता पुलिस को जमकर डांटा था। जिस अस्पताल के अंदर जूनियर डॉक्टर का कत्ल हुआ, उसी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम क्यों कराया गया, किसके कहने पर कराया गया? कहते हैं कि जो आंखों के सामने हो वह हमेशा सच नहीं होता। कुछ सच्चाइयाँ इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें समझने के लिए समय चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही कहानी की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है एक बेटी की जो डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, जहां एक युवा ट्रेनी डॉक्टर जिसने जीवन में दूसरों की मदद करने का सपना देखा था, खुद एक बेहद दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। वह लड़की जिसने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करने का फैसला किया था, लेकिन समाज की बर्बरता ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। वह खुद एक निर्दयी इंसानियत के हाथों मारी गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सोलंकी। यह घटना एक दर्दनाक घटना है। वैसे तो इस घटना को 13 दिन हो गए हैं, लेकिन आज हम इस घटना के बारे में आपको जो अभी तक सारी चीज़ें हुई उसके बारे में बताएंगे। सीबीआई की जांच की दिशा क्या है और क्या संजय राय के पोलोग्राफी टेस्ट से इस मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। इस दुखद और दर्दनाक घटना के हर पहलू को जानते हैं। 9 अगस्त 2024 सुबह करीब 7 बजे कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक यही वो वक्त था जब आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर पहला फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाला अस्पताल का ही एक स्टाफ था। उसने डॉक्टर घोष को पहली बार ये जानकारी दी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी हुई है। पूरी जानकारी देने के बाद फ़ोन काट दिया जाता है। अगले कुछ मिनटों में फ़ोन करने वाला अब डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की तस्वीर भेजता है। लाश तब तक सेमिनार हॉल में ही पड़ी थी। डॉक्टर संदीप घोष आरजीकर अस्पताल से लगभग आधा घंटा की दूरी पर फूल बागान इलाके में रहते हैं। खबर मिलने के बाद ही वो अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। उधर सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी सेमिनार हॉल में पहुंच चुके थे। लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने अनजाने में क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशान से मिटाता रहा। लाश के इर्द गिर्द शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जिस पर भीड़ ने
अनजाने में अपनी निशानियां ना छोड़ी हों। ये वो पल था जब मौके बारदात से सबूतों के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हुआ था। डॉक्टर संदीप घोष फोन पर जानकारी मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे ही अस्पताल पहुंच चुके थे। वो भी सीधे सेमिनार हॉल में जाते हैं। जूनियर डॉक्टर की लाश अब भी वहां वैसे ही पड़ी थी, चूंकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पहले ही नब्ज और धड़कनों से ये पता लगा लिया था कि जूनियर डॉक्टर अब जिंदा नहीं है। इसलिए लाश अपनी जगह पर पड़ी रही। अस्पताल के अपने तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी। जसमिदों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे लाश देखी गई थी। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को 7 बजे लाश की जानकारी मिली, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फ़ोन किया। यानी लाश देखे जाने के पूरे 3 घंटे बाद पहली बार पुलिस को लाश की जानकारी दी गई थी। यही वो वक्त था जब पहली बार आरजीकर अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फ़ोन किया गया था। यानी लाश मिलने के 4 घंटे और 53 मिनट बाद फ़ोन करने वाले ने बताया कि वो आरजीकर अस्पताल से बोल रहा है। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। इसके बाद फ़ोन कट गया। घबराई माँ ने फ़ौरन उसी नंबर पर वापस कॉल किया और पूछा कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। सामने से जवाब मिला, आप फ़ौरन अस्पताल आ जाइए। फ़ोन फिर से कट गया। माँ ने फिर उसी नंबर पर फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन उठाने वाले ने कहा कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा है, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इतना कहते ही फ़ोन फिर से कट गया। बेटी की खुदकुशी की खबर सुनते ही बदमाश माँ बाप फ़ौरन आरजीकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। उनके घर से अस्पताल की दूरी करीब घंटे भर की थी। माँ बाप दोपहर 12 बजे के आसपास अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलवा रहा था। इस दौरान माँ बाप लगातार गिड़गिड़ाते रहे कि एक बार उन्हें उनकी बेटी का चेहरा तो दिखा दो, पर किसी ने नहीं दिखाया। अस्पताल पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद दोपहर 3 बजे पहली बार माँ बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाई गई। जूनियर डॉक्टर की माँ ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट खुली हुई थी, पूरे जिस्म पर कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा था, हाथ टूटे हुए थे, आंख और मुंह से खून रिस रहा था। लाश देखते ही मौके पर ही माँ ने डॉक्टरों से कहा, यह सुसाइड नहीं मर्डर है, मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी ये आसानी से बता सकता था कि ये मर्डर है। तो फिर अस्पताल ने जूनियर डॉक्टर की मां से सुबह 2 बार झूठ क्यों बोला? पहला झूठ ये कि वो बीमार है, दूसरा कि उसने खुदकुशी की है। तो जिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने जूनियर डॉक्टर की मां से ये बात कही थी, उससे शुरुआत में जब कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी सफाई में कहा कि चूंकि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो घर वालों को सीधे से सच्चाई नहीं बताना चाहते थे। इसलिए उन्हें अस्पताल आने को कहा गया। पर यहाँ सवाल ये कि अगर डॉक्टर की मौत को ही छुपाना था तो पहले कॉल में बीमार होने की बात कहने के बाद दूसरी बार खुदकुशी की बात क्यों कही? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पास इसका जवाब नहीं था। बाद में जूनियर डॉक्टर के पिता को वो सेमिनार हॉल भी दिखाया गया जहां से उनकी बेटी की लाश मिली थी। पिता ने इल्जाम लगाया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ, बल्कि उसे मारने के बाद लाश यहां लाकर फेंक दी गई। 9 अगस्त यानी शुक्रवार की शाम को रात तक जूनियर डॉक्टर की मौत की पूरी कहानी
आरजीकर अस्पताल की चार दीवारी के अंदर ही थी। बाहर मीडिया के जरिए जो खबर आई तब तक वो भी आधी अधूरी थी। कोलकाता पुलिस ने भी शुरुआती लम्हों में केस और केस की जांच को जिस तरीके से लेना चाहिए वैसे नहीं लिया। लिहाजा शनिवार आते आते डॉक्टर की मौत और रेप की बातें धीरे धीरे अस्पताल की चार दीवारी से निकलकर पहले कोलकाता और फिर पूरे देश में पहुंच गई। एक साथ दर्जनों थ्योरी हवा में तैरने लगी। धरना, प्रदर्शन और आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले उसी आरजीकर अस्पताल से शुरू हुई जहां जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। लेकिन फिर देखते ही देखते पूरे देश के डॉक्टर इस आंदोलन में शामिल हो गए। अब उंगली अस्पताल प्रशासन से हटकर पहले ममता सरकार, फिर कोलकाता पुलिस, इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की तरफ घूमने लगी। फिर बीच में ही कोलकाता हाई कोर्ट आ गया और अनान फनान में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की टीम भी फौरन दिल्ली से कोलकाता कूच कर गई और जांच शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि सीबीआई क्या जांच कर रही है, और सवाल ये भी है कि सीबीआई से पहले कोलकाता पुलिस ने क्या जांच की थी। तो पहले बात कोलकाता पुलिस की जांच की, क्योंकि जांच की शुरुआत कोलकाता पुलिस ने की थी। कोलकाता पुलिस के मुताबिक जब वो 9 अगस्त की सुबह 9:15 बजे के आसपास सेमिनार हॉल पहुंचे तब वहां उसे जूनियर डॉक्टर की लाश के पास उसका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और एक ब्लूटूथ नेकबैंड मिला था। पर जूनियर डॉक्टर के मोबाइल से कनेक्ट करने पर पता चला कि ये ब्लूटूथ उसका नहीं है, बल्कि किसी और मोबाइल से कनेक्टेड है। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट दरवाजे की तरफ आने वाले तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन कुछ कैमरे ऐसे थे जो सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगे थे। इन कैमरों में कई लोग तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले कॉरिडोर में आते जाते नजर आए। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं से अपनी तफ्तीश शुरू की। पूछताछ में पता चला कि कैमरे में कैद एक शख्स के अलावा बाकी सभी अस्पताल के ही स्टाफ हैं, और वो इकलौता शख्स जो बाहरी था उसका नाम था संजय राय, कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे अस्पताल की निर्भया का गुनहगार संजय राय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहां करीब आधे घंटे तक रुका था, फिर अस्पताल से निकल गया था। इसके बाद दोबारा रात के 1 बजे वो अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार वो सुबह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश मिली थी। हर जख्म की अलग कहानी। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ पर रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता के ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से में आई। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया और जब तक वो होश में रही। घायल होकर भी खुद को और खुद के आबरू को बचा ले गई थी, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। संजय राय बाद में अस्पताल के ही करीब पुलिस के एक बैरक में सोता मिला। बैरक से पुलिस ने उसके वो कपड़े बरामद किए जो वो धुल चुका था, लेकिन उसके जूतों पर खून के कुछ निशान मिले। संजय राय के मोबाइल से जब मौके से मिले ब्लूटूथ नेक बैंड को कनेक्ट किया गया तो वो फ़ौरन कनेक्ट हो गया। कोलकाता पुलिस को यकीन हो गया
कि संजय राय ही कातिल है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मों से भरा जिस्म अब बहसी उसे नज़र भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहना था उस चश्मे का गिलास भी टूटकर उसकी दोनों आँखों को घायल कर चुका था। आँखें बंद थीं और वो बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो अब तक उसकी आबरू लूटता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा है या नहीं। डॉक्टर शोर ना मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रही वो उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोंटता रहा। फिर मौका मिला तो उसके वही हाथ उसकी गर्दन तक पहुँचे। इस बीच कब गला घुट गया उसे इसका भी एहसास नहीं था। उधर डॉक्टरों का आंदोलन अब जोर पकड़ता जा रहा था। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटना बताया गया। रेप या गैंग रेप की पुष्टि के लिए जूनियर डॉक्टर और संजय राय के डीएनए सैंपल भी फॉरेंसिक लैब में भेज दिए गए। पर इसी बीच एक डॉक्टर ने बयान दिया कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइना से ब्राइट लिक्विड मिला। उन्होंने दावा किया कि म्यूकस और 2-3 चीज़ों को छोड़ दें तो ज़्यादातर लिक्विड सीमन है। इतनी बड़ी मात्रा में सीमन की मौजूदगी का हवाला देते हुए डॉक्टर ने दावा किया कि मामला रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का है। डॉक्टर के इस बयान के बाद से ही गैंग रेप की थ्योरी हर तरफ घूमने लगी। फिर हुआ यूं कि कोलकाता पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अनान फनान में जूनियर डॉक्टर का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। घर वालों का इल्ज़ाम है कि शमशान में अंतिम संस्कार होना था। वहाँ 3 अस्थियाँ पहले से थीं। कायदे से पहले उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन कोलकाता पुलिस के दबाव की वजह से पहले जूनियर डॉक्टर का ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कोलकाता पुलिस की इस जल्दबाजी ने भी जूनियर डॉक्टर की मौत की साजिश को और हवा दे दी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस जल्दबाजी पर भी सफाई दी। पुलिस का कहना है कि चूंकि डॉक्टर की मौत के बाद से ही आंदोलन जारी था, इसलिए पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ऐसा किया। हालांकि तब इसके लिए माँ बाप से इजाज़त ले ली गई थी। कोलकाता पुलिस की जांच पर इसलिए भी उंगली उठी क्योंकि संजय राय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक तरह से केस को सुलझाने का दावा करते हुए केस क्लोज करने का लगभग मन बना लिया था। जबकि लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा कर पुलिस आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल समेत बड़े लोगों की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इस बीच आरजीकर अस्पताल के कुछ पुराने मामले भी सोशल मीडिया पर तैरने लगे, जिसमें 2003 का सौमित्र विश्वास खुदकुशी केस भी शामिल है। इल्ज़ाम लगे कि सौमित्र की भी हत्या हुई थी और यह हत्या अस्पताल के अंदर चल रहे सेक्स और पोर्नोग्राफी रैकेट को दबाने के लिए की गई थी। इस बीच बीजेपी के एक सांसद ने आरजीकर अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी का मुद्दा भी उठाकर एक नई थ्योरी उछाल दी। अब इन अनगिनत थ्योरी के बीच बात सीबीआई की जांच की तो सीबीआई के सामने जो सबसे अहम सवाल इस वक्त है, जिनका जवाब उसे ढूंढना है, वो ये है कि जूनियर डॉक्टर का कत्ल अकेले संजय राय ने किया? क्या इस कत्ल के पीछे मकसद रेप था? क्या विरोध करने पर संजय राय ने उसका गला घोटा? क्या जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर तमाम जख्म विरोध के दौरान गुत्थम गुत्थी के दौरान आए? क्या ये कत्ल सेमिनार हॉल के अंदर ही हुआ, या ये रेप है या गैंग रेप है? सीसीटीवी कैमरे के फुटेज ने इसमें से कई सवाल के जवाब दे दिए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं। जैसे लाश सुबह 6 बजे देखी गई, फिर अगले 3 घंटे तक पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई? लाश मिलने के करीब 5 घंटे बाद घर वालों को खबर क्यों दी गई? घर वालों को खुदकुशी की बात क्यों कही गई? लाश की खबर सुबह 7 बजे मिलने के बाद अगले 2 घंटे तक यानी सुबह 9 बजे तक आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर
संदीप घोष ने क्या क्या किया, किस किस से बात की। शुरुआत में कोलकाता पुलिस के बुलाने के बावजूद प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पुलिस के पास क्यों नहीं गए। तीसरी मंजिल पर ही सेमिनार हॉल के करीब अचानक कंस्ट्रक्शन का काम क्यों शुरू हुआ। अब जूनियर डॉक्टर के जिस पर चेहरे से लेकर पैर तक जख्मों के निशान थे, जिस्म के निचले हिस्से के कपड़े गायब थे, तो फिर शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने किसके कहने पर अननेचुरल डेथ यानी अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया, जबकि लाश को देखकर कोई भी ये बता सकता है कि मामला रेप और मर्डर का है। कोलकाता हाई कोर्ट तक ने इस बात पर कोलकाता पुलिस को जमकर डांटा था। जिस अस्पताल के अंदर जूनियर डॉक्टर का कत्ल हुआ, उसी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम क्यों कराया गया, किसके कहने पर कराया गया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई अब तक करीब 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आरोपी संजय राय के अलावा जिस शख्स से सबसे ज़्यादा बार और सबसे लंबी पूछताछ हो रही है वो उसी आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हैं। दरअसल डॉक्टर संदीप घोष अपने आप में एक संदिग्ध करैक्टर है। सत्ता और स्वास्थ्य मंत्रालय में इनकी अच्छी खासी पैठ है। इनकी ज़बरदस्त पैठ की जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल को चुनने के लिए इंटरव्यू हो रहा था, तब उस इंटरव्यू में ये 16वें नंबर पर थे, पर इसके बावजूद उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। 2 मौके ऐसे आए जब उन्हें आरजीकर अस्पताल से ट्रांसफ़र भी कर दिया गया, लेकिन ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलने के बावजूद दोनों बार ना सिर्फ उन्हें इस ऑर्डर को रुकवाया बल्कि आरजीकर अस्पताल में डटे रहे। इनके ऊपर अस्पताल के बेस्ट मटेरियल टेंडर से लेकर पार्किंग के टेंडर तक को लेकर घूस लेने के इल्ज़ाम लगते रहे। कहते हैं कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड से घिरे रहते हैं। जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद से इन पर और भी अब तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। खबर तो ये भी है कि वो सीबीआई को भी पूछताछ में गुमराह कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई अदालत से इजाज़त लेकर प्रिंसिपल साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी सोच रही है। संजय ग्राफ के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाज़त पहले ही अदालत में मिल चुकी है। जिस जूनियर डॉक्टर की मौत को लेकर पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, उसकी मौत के सच से फॉरेंसिक रिपोर्ट वाली आसानी से पर्दा हटा सकती है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता चल जाएगा कि जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था या फिर गैंग रेप। अगर रिपोर्ट रेप की तरफ इशारा करती है तो फिर संजय राय की सूरत में ये केस उसी पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, और अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट जूनियर डॉक्टर की मौत को गैंगरेप बताती है तो फिर साजिश की कुछ और भी कहानी बेपर्दा हो सकती है। तो पूरी कहानी और थ्योरी ही बदल जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये मामला अभी भी रेप और गैंगरेप के बीच उलझा हुआ है और सीबीआई को कई सवालों के जवाब तलाश करने हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर तैर रहे दर्जनों थ्योरी को किनारा रखते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। सोचिए, एक माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, कैसे उस वक्त उनके दिल पर बीत रही होगी जब उन्हें ये खबर मिली उनकी बेटी जो एक दिन उनके और पूरे समाज का गर्व बनने वाली थी, उसे समाज के ही कुछ दरिंदों ने छीन लिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज में कितनी दरगिंदगी और बहसियत भरी है। यह घटना न केवल एक बेटी की मौत की कहानी है, बल्कि यह हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई का आईना है जहां महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। आइए हम सब मिलकर इस घटना से कुछ सीखें और यह प्रण लें कि हम अपनी बेटियों को एक ऐसा समाज देंगे जहां उन्हें डर के साए में नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का हक हो। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं के खिलाफ हमारी आवाज़ और बुलंद हो सके। एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।